जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का एक नया मॉक टेस्ट। और इस मॉक टेस्ट में हम अभ्यास करेंगे स्टैटिक जीके के नए प्रश्नों का, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहा गया है दोस्तों? कहा गया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है हमें बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क या हर्षवर्धन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को अपनी अजय अभियानों के लिए। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में जो भी युद्ध लड़े वो कभी हारा नहीं था, इसलिए इसको भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई। दोस्तों मैं बता दूं समुद्रगुप्त के बारे में ना, इसका एक दरबारी कवि है हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन है, और हरिसेन ने एक अभिलेख लिखा जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है, उसके शासन में क्या क्या चीज़ें होती थी उसका उल्लेख है। तो ये आप याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति ये किसकी रचना है? तो हरिसेन की रचना है। ठीक है दोस्तों समुद्रगुप्त जो है ना, इसको वीणा बजाते हुए भी अपने सिक्कों पर दर्शाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी आता है कि कौन सा गुप्त शासक है जिसको उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त की जो माँ थी ना, कुमार देवी उसका नाम था, और वो लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी, कुमार देवी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? तो लिच्छवी दोहित्र कहा गया है किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ लिखा गया कनिष्क। कनिष्क जो है कुषाण वंश का राजा है, कुषाण वंश। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 78 ईस्वी में ना कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि भारत में शक संवत की शुरुआत किसने की? वो कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था भारत का नेपोलियन, आपका आंसर बी सही है, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न क्या कहा गया? हीराकुंड डैम किस नदी पर है? हीराकुंड डैम के बारे में हमसे प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों हीराकुंड डैम उड़ीसा में है और ये महानदी पर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात करूं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में ना आपको एक झील याद रखनी है, वो झील है चिल्का झील। चिल्का झील ये बंगाल की खाड़ी के समीप बनी हुई एक लेगून झील है। और चिल्का झील में ना एक डॉल्फिन मिलती है, इसका नाम है इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन ये खारे पानी की डॉल्फिन है। तो ये भी आपसे पूछ लेता है कि भारत में खारे पानी की डॉल्फिन इरावदी कहाँ मिलती है? तो चिल्का झील में मिलती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों उड़ीसा में ना आपको मैं बता दूं, उड़ीसा को 6 नदियों के डेल्टा का उपहार भी कहा जाता है। और उड़ीसा में एक खान बड़ी फेमस है, बादाम पहाड़ की खान। बादाम पहाड़ की खान ये आपकी लोहे के लिए फेमस है, लोहा अयस्क यहाँ से निकाला जाता है। तो ये सारे बिंदु जो मैंने उड़ीसा के बारे में बताए आप इसको याद रखना है। हीराकुंड डैम के बारे में पूछा गया था, महानदी पर है। महानदी निकलती कहाँ से है? तो महानदी छत्तीसगढ़ के सिंघावा पर्वत से निकलती है। तो ये भी आप याद रखना, सिंघावा पर्वत से निकलती है और ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, पूछ लेता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कावेरी नदी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। और मैं बता दूं ये दक्षिण भारत की इकलौती नदी है जो पूरे साल भर पानी से बहती है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। क्यों? क्योंकि कावेरी नदी दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों मानसून से जल प्राप्त करती है, इसलिए इसमें पूरे साल भर पानी भरा रहता है। और ये दक्षिण भारत की इकलौती सदा नीरा नदी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और कावेरी नदी पर ना ये भी आप याद रखना एक डैम भी बना हुआ है। कौन सा डैम है? वो है आपका मैं बता दूं मेट्रो डैम। तो मेट्रो डैम ये कावेरी नदी पर है। तो ये आपसे याद रखना, पूछ लेता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। और नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, याद रखना। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और गंगोत्री हिमनद में जो जगह है ना वो है गोमुख। तो गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है गंगा नदी। तो ये सब आप याद रखना, जो भी बिंदु मैंने आपको बताए हैं। हीराकुंड डैम पूछा गया था, महानदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किताब लिखी गई दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। तो दादा भाई नेहरूजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, पूछ लेता है। और दादा भाई नेहरूजी ने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था।
ये भी आप याद रखिएगा, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। और दादा भाई नौरोजी जो है ना, ये पारसी हैं, पारसी व्यापारी थे एक तरह से। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक ये नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की किताब बहुत एग्जाम में आती है, हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। साल 1909 में ये लिखी गई है। ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया तिलक। तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। गीता रहस्य और ओरियन। तो द ओरियन ये किसकी पुस्तक है? ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी कहा जाता है और इनकी किताब है द अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया, ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। हमसे पूछा गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, नेहरूजी की किताब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथकली के बारे में बात करें तो कथकली केरल का डांस है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, केरल। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारत का कौन सा ऐसा डांस है इसमें 24 हस्त मुद्राएं बहुत प्रमुख होती हैं, तो कथकली में ना 24 हस्त मुद्राएं बहुत फेमस हैं, ये जरूर याद रखना। केरल में एक डांस और होता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु को समर्पित है मोहिनी अट्टम, तो ये भी आप याद रखना, ये भी आपसे पूछ लेता है। केरल का ना एक लोक नृत्य है जिसका नाम है पुलिकली। पुलिकली टाइगर डांस इसको कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों केरल का क्या कोई नंबर्स आपको याद है? तो विशु। विशु नववर्ष होता है, मलयालम कैलेंडर का पहला दिन। ठीक है, याद रखना। केरल में एक त्यौहार होता है आपका ओणम, और ओणम के अवसर पर एक नौका दौड़ होती है, इसका नाम है बल्लम कल्ली। तो बल्लम कल्ली खेल ये केरल में आयोजित होता है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल में एक बंदरगाह है कोचीन, तो कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा गया, ये भी आप याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था कथकली केरल का डांस है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? वह कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है ढिमसा। तो ढिमसा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश, ये भी आप याद रखेंगे। तमिलनाडु की बात करूँ तो यहाँ का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। और दूसरा एक लोक नृत्य कुम्मी। तो कुम्मी लोक नृत्य तमिलनाडु, और कुम्भी के अलावा करगट्टम भी होता है। ठीक है। कर्नाटक में यक्षगान बड़ा फेमस है, यक्षगान। ढोलू कुनीथा बहुत आता है एग्जाम में, कुनीथा, ये भी आप याद रखना। ठीक है, जो भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नोट कराई हैं आप उनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो हमसे पूछा गया था कथकली केरल इसका आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभमंडल होती है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, क्षोभमंडल। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछे वायुमंडल का संगठन क्या है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है। ठीक है। O2 21% होती है, 21। CO2 की बात करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। ठीक है। आर्गन की बात करूँ तो आर्गन 0.93% होती है, तो ये भी आप याद रखना। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वो है आपकी क्षोभमंडल। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये हमें बताना है। दोस्तों विटामिन सी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील विटामिन होता है, वाटर सॉल्यूबल है, तो ये भी आप याद रखना। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ये केवल और केवल हमें प्लांट फूड से मिलता है, पादप उत्पाद से हमें मिलता है विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी। आपके मसूड़ों में खून आने लगेगा, मसूड़ों से बदबू आती है, मसूड़े सूज जाते हैं। तो ये विटामिन सी जो है एक एंटीऑक्सीडेंट गुण भी अपने अंदर रखता है, हमारे बालों के लिए, हमारे त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जब आप हीट अगर दें तो ये हीट पाकर सबसे ज़्यादा नष्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? दोस्तों मैग्ना कार्टा का मतलब होता है जब लिखित रूप में किसी व्यक्तियों के साथ कुछ प्रॉमिस किया जाता है। तो भाग 3 जो मौलिक अधिकारों संबंधित है उसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में लिखे गए, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार लिखे गए हैं। और मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो ली हमने वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट से ली है, तो ये भी आप याद रखना। मौलिक अधिकार भारत में अमेरिका से प्रेरित हैं। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, इनके उल्लंघन के
होने पर आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके रिट दायर कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 मौलिक अधिकारों को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में किसने लिखा, तो भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में लिखने वाले व्यक्ति थे बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य ये हिंदी भाषा में भारतीय संविधान को लिखने वाले व्यक्ति हैं और संविधान दिवस भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, भाग 3 मैग्ना कार्टा कहलाता है। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी कहाँ पर है। दोस्तों पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी कहाँ पर है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रीभोई जिले में है, मेघालय के। तो मेघालय के रीभोई जिले में स्थित है उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी। क्लियर दोस्तों, याद रखना मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है, शिलोंग। और मैं आपको बता दूं शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा गया, तो शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, ऑप्शन बी सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल के बारे में बताऊं तो ये 92 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और मैं आपको बताना चाहूँगा ये अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में अपना क्षेत्र मतलब फैलाता है। तो ये आप याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल आपको पढ़ा चुके हैं, एशिया में है और ये मंगोलिया और चीन में विस्तारित है। दोस्तों क्या आपको पता है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, जीरोफाइट कहा जाता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट कहलाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग है और नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नीति आयोग कब बना था, 2015 में बना था। अगला प्रश्न क्या कहा गया, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है। दोस्तों स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा गया म्यांमार को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे म्यांमार की राजधानी क्या है, तो म्यांमार की राजधानी नेपाइडो है, नेपाइडो। और म्यांमार में कौन सी मुद्रा चलती है, तो म्यांमार में मुद्रा चलती है क्यात। तो ये आप याद रखना, क्यात मुद्रा है म्यांमार की। ठीक है, क्यात पूछ लेता है आपके एग्जाम में। तो स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, थाईलैंड आप जानते हैं, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा गया है। श्रीलंका आप जानते हैं, श्रीलंका में की एक भाषा पूछ लेता है एग्जाम में, सिंगली भाषा कहाँ बोली जाती है, तो श्रीलंका में सिंगली भाषा बोली जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों सैयद वंश की ख़त्म होने के बाद भारत में लोधी वंश की स्थापना हुई और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी 1451 ईस्वी में। तो ये आप याद रखना। और ये पहला अफगान राजवंश है भारत में जिसने अपना मतलब वर्चस्व स्थापित किया था। और लोधी वंश जो है ना ये 1451 से लेके 1526 तक चला था। ठीक है, और 1526 के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित होती है। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है ऑप्शन बी फीमर। फीमर होती है, आप याद रखिए, और ये जांग में होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि हड्डी को हड्डी से मिलाने वाला जोड़ क्या कहलाता है, हड्डी को हड्डी से मिलाने वाला जोड़ लिगामेंट्स कहलाता है, लिगामेंट्स। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछ लेता है, ये काफ़ी आता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया, दम्पा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो दम्पा जो है वो मिजोरम में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मिजोरम। दोस्तों मिजोरम जो है ना इसको लुसाई हिल भी कहा जाता है, लुसाई हिल। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत के किस राज्य को लुसाई हिल कहा गया, तो मिजोरम को कहा जाता है। और मिजोरम का एक त्यौहार बड़ा फेमस है, चपचार कुट। चपचार कुट त्यौहार मिजोरम में होता है। और एक डांस बड़ा फेमस है मिजोरम में, चेराम। तो चेराम डांस मिजोरम। दम्पा टाइगर रिजर्व हमसे पूछा गया था, मिजोरम में स्थापित किया गया है, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि इंटांकी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं नागालैंड में ना एक नेशनल पार्क है इंटांकी। तो इंटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में है, ये काफ़ी पूछ लेता है आपके एग्जाम में। और मणिपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, वह केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील पर स्थित है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर में है, बिष्णुपुर जिले में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। टाइगर डे अगर आपसे पूछे तो 29 जुलाई को हर साल टाइगर दिवस मनाया जाता है और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। दम्पा टाइगर जो मिजोरम में है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना
कब शुरू हुई थी? दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो है ये पंडित नेहरू के प्रयासों से भारत में शुरू की गई। तो 1951 से 1956 तक भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो शुरू की गई और इसका मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी और पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि उत्पादन के लिए काम किया था। तो कृषि इसकी प्राथमिकता रही, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन संख्या 16 क्या कहा गया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और न्यूटन की कौन सी पुस्तक है? प्रिंसिपिया। तो सर आइजक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण के जो सिद्धांत है उसको दिया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखें ये एडिसन वही व्यक्ति है जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, बल्ब। अगला प्रश्न क्या कहा गया? बौद्ध स्तूप में हर्मिका क्या प्रदर्शित करती है? दोस्तों हर्मिका के बारे में बताऊं, देखो जैसे ना ये एक बौद्ध स्तूप का ये ऊपर की आर्किटेक्चर जिसको गुंबद बोलते हैं। तो गुंबद के ऊपर एक आयताकार जो बॉक्स की तरह ये बनी होती है और यहाँ पे एक पोल लगा होता है, इसको यष्टि बोलते हैं, यष्टि। तो ये जो हर्मिका है ना, ये जो स्तूप की जो अर्धगोलाकार संरचना है उसके ऊपर रखी एक आयताकार मतलब रेलिंग टाइप बनी होती है, ये आयताकार बॉक्स की तरह। इसमें बौद्धों के पवित्र अवशेष रखे जाते हैं, जैसे उनके दांत, उनकी हड्डियां, अवशेष रखे जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये देवताओं का निवास होता है। ठीक है, तो हर्मिका एक स्तूप का वो भाग है जो देवताओं के निवास को बताती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। और हर्मिका के ऊपर जो पोल लगा होता है इसको यष्टि बोलते हैं, यष्टि। ठीक है, आपसे पूछ सकता है। तो बौद्ध स्तूप में हर्मिका देवताओं का निवास को प्रदर्शित करती है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका प्रवेश द्वार। तो स्तूप में जो तोरण होता है ना, तोरण को प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। परिक्रमा पथ को क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो हर्मिका देवताओं का स्थान होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, एक स्तूप है धमेक स्तूप, क्या आप मुझे बता सकते हैं धमेक स्तूप किस शहर में है? तो आप बताइएगा, बनारस में है, वाराणसी में धमेक स्तूप है और ये सारनाथ में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, मुंडक उपनिषद। ठीक है, इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों इजी क्वेश्चन है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह के बारे में बात करूं तो ये लौह ऑक्साइड से परिपूर्ण है। यहाँ पे लौह ऑक्साइड की मात्रा होने के कारण इसका जो सतह है वो उसका रंग लाल होता है। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक डीमोस होता है और एक फोबोस होता है। तो डीमोस और फोबोस, डीमोस और फोबोस जो है ना, ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, भारत ने 2013 में PSLV कौन सा था, 25 PSLV-25 रॉकेट से मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था। तो ये भी आप याद रखना कि भारत के मंगल मिशन का नाम क्या था? मार्स ऑर्बिटर मिशन, मोम इसको कहा जाता था और ये 2013 में लॉन्च किया गया था। तो लाल ग्रह किसको कहा गया? मंगल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह माना गया है और ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। साथ साथ इसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछ लेता है। दोस्तों हमारा जो सौरमंडल है वो कौन सी आकाश गंगा में है? तो मिल्की वे। हमारा सौरमंडल मिल्की वे नाम की आकाश गंगा में है। तो ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की मैं बात करूँ तो ये स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बर्न में। दोस्तों क्या आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय पोस्टल डे कब होता है? तो 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पोस्टल डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। और भारत में डाक दिवस कब होता है? तो 10 अक्टूबर को। ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ये आपका बर्न में है। बीजिंग में ना, बीजिंग में किसका मुख्यालय है? संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है। और मैं आपको बता दूं, जो संघाई सहयोग संगठन है ना, ये 2001 में बना था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कब बना था? तो 2001 में। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में है। लेकिन हमसे पूछा गया था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बर्न। बहुत IMP क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है?
दोस्तों हमारे संविधान में प्रस्तावना का विचार जो लिया गया वो अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका से हमने और क्या लिया, हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है, लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है, मौलिक अधिकार जो हमने लिए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों कभी क्वेश्चन आए कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया, तो ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता की अवधारणा ली है, महान्यायवादी का पद हमने लिया है, महान्यायवादी। संसदीय प्रणाली जो भारत में आई है वो ब्रिटेन से ली गई है, संसदीय प्रणाली। ठीक है, ये भी आप याद रखना, पूछ सकता है। रिट शब्द आप सुनते होंगे, रिट का कॉन्सेप्ट भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ये सब बिंदु आप नोट कीजिएगा। कनाडा की बात करूँ तो कनाडा से हमने संघ का विचार लिया है, संघ। ठीक है, कनाडा से हमने अपशिष्ट सूची का जो प्रावधान है वो लिया है, अपशिष्ट सूची। और कनाडा से हमने राज्यपाल का पद भी लिया है, राज्यपाल का पद। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। आयरलैंड से आप जानते हैं डीपीएसपी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हमने बोरो किए हैं आयरलैंड से। तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। अगला प्रश्न, किस काल्पनिक रेखा द्वारा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में काटा जाता है। तो दोस्तों कौन सी काल्पनिक रेखा जो भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। ऑप्शन सी कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के रूप में भारत को विभाजित करती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा को एक नदी है, माही नदी, जो 2 बार काटती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, विंडहॉक किस देश की राजधानी है। दोस्तों अफ्रीका का देश है। आपके ऑप्शन है नामीबिया, नाइजीरिया, सोमालिया या कंपाला। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक और ये अफ्रीका का देश है। ठीक है दोस्तों, सोमालिया देश की राजधानी क्या है, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। ये भी आप याद रखना, मोगादिशु पूछ लेता है। युगांडा, युगांडा एक अफ्रीका का देश है और युगांडा की राजधानी कंपाला। ठीक है, हमसे पूछा गया था विंडहॉक, तो नामीबिया की राजधानी है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित त्यौहार है। दोस्तों पर्युषण पर्व की मैं बात करूँ, आपके ऑप्शन है जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या पारसी धर्म। तो पर्युषण जैन धर्म का त्यौहार है। ठीक है, इसको जो दिगंबर लोग होते हैं वो 10 दिन तक मनाते हैं और श्वेतांबर लोग 8 दिन तक मनाते हैं। और ये अपने द्वारा किए गए पापों के प्रायश्चित करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए मनाया जाता है। हर साल भादों के महीने में यह होता है। तो पर्युषण पर्व जैन धर्म का त्यौहार है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का बुद्ध माना गया है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है जब भगवान बुद्ध की शिक्षाएं इस धरती से खत्म हो जाएंगी तो धर्म का प्रचार करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार होगा और उसको मैत्रेय कहा जाएगा। तो मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट जिसमें मैंने आपको 25 प्रश्नों का अभ्यास कराया। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपके सभी एग्जाम के लिए ये यूज़फुल हो, ऐसी कामना करता हूँ। तो फिर मुलाकात होगी आपसे इवनिंग में यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट के साथ में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।